महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला, जो कभी गंभीर रूप से नक्सल प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, अब वहां एक लौह प्रसंस्करण संयंत्र को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। सैद्धांतिक मंजूरी का मतलब ही होता है कि कुछ शर्तों के साथ ये मंजूरी दी गई है। जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से इन शर्तों को माना जाएगा, ये व्यवहारिक मंजूरी में भी तब्दील हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल उठता है कि इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत है लगभग 1.25 लाख पेड़ों की कटाई। तो दूसरी तरफ ये भी एक सवाल खड़ा करता है, ऐसे में एक विवाद जन्म लेता है, और सवाल भी यहां उठता है कि क्या यह फैसला सही है। तो सरकार के अपने पक्ष हैं, वहां प्रभावित होने वालों के अपने पक्ष हैं। तो इन दोनों ही पक्षों को आज हम समझेंगे और देखेंगे क्या है पूरा मामला। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इनफोकस के इस वीडियो में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए, महाराष्ट्र का एक गढ़चिरौली जिला है जहां पर लगभग 1.23 लाख यानी लगभग 1.25 लाख वृक्षों की कटाई होगी। तो एक तरफ जहां पर्यावरण की चिंता भी है, वहां के लोकल लोग जो वनों पर अपना अधिकार मानते हैं, पारंपरिक रूप से अपना अधिकार मानते हैं, उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विकास की नैया को यहां पर धार देना आवश्यक है, क्योंकि जो पिछड़ापन है, गरीबी है, उसको दूर करने के लिहाज से यहाँ के संसाधनों के उपयोग करने को लेकर सरकार के भी अपने तर्क हैं। तो दोनों पक्षों को देखेंगे, समझेंगे इस पूरे मामले को खबर के आलोक में। तो देखिए, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला है, लौह प्रसंस्करण संयंत्र के लिए यहाँ पर 1.25 लाख पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी गई है। इसी की वजह से यह विवाद पनपा है। और जो संयंत्र लगाएगा वो कौन लगाएगा? तो लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित है कि इसी को लगाना है, इसी कंपनी को लगाना है। और ये जिला लंबे समय से अगर हम बात करें तो लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है, जिसको कि हम वामपंथी उग्रवाद के नाम से जानते हैं, उससे प्रभावित रहा है। विश्व भर में इसके लिए माओवाद शब्द का इस्तेमाल होता है, वहीं पर भारत में इसके लिए नक्सलवाद शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इस योजना को ये कहा जा रहा है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 मई को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। अब ऐसे में ये एक विवाद है, पक्ष विपक्ष दोनों हैं, इसको समझेंगे। लेकिन सबसे पहले परियोजना के विवरण को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। मैप में महाराष्ट्र जो है उसको देखिए, और महाराष्ट्र के आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में यानी कि पूर्वी हिस्से में गढ़चिरौली जो है वो जिला है, और यहां पर इसी जगह पर इस संयंत्र को लगाया जा रहा है। अब इस बात को आप पहले तो मैप में देख लीजिए, पूरे अच्छी तरह से समझ लीजिए। और गढ़चिरौली अगर डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे तेलंगाना का क्षेत्र है, तेलंगाना राज्य है, और उसके राइट हैंड पे अगर आप देखेंगे, पूर्वी दिशा में देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है। तो ये इसकी स्थिति पहले आप समझ लीजिए। अब यहीं पर इसी जगह पर हेमेटाइट क्वार्टजाइट, जो कि यहाँ की पहाड़ियों में, जो कि सुरजागढ़ की जो खदान है वहां से आएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा। उससे जो अयस्क है वो शुद्धता उसकी, उसको अशुद्ध रूप में चट्टान में पाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाएगा, और इसी लौह प्रसंस्करण संयंत्र में इसको प्रोसेस करने का काम होगा। और सरकार का ये कहना है कि इसकी वजह से यहाँ रोजगार का सृजन होगा, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। अब इसके लिए जो चरण है वो 3 चरण बनाए गए हैं। 937 हेक्टेयर जो वन भूमि है वो 3 चरणों में ये कंपनी जो है उसका उपयोग करेगी। पहले चरण में 300 हेक्टेयर जमीन का उपयोग होगा, फिर दूसरा चरण उसमें 200 हेक्टेयर पहले चरण की समीक्षा के बाद, और तीसरे चरण में 237.077 हेक्टेयर है, जो पहले 2 चरणों के सफल क्रियान्वयन के बाद तीसरे चरण में। तो इस तरह से कुल 937 हेक्टेयर जो जमीन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर जो सुरजागढ़ की जो खदान है, सुरजागढ़ की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर लौह अयस्क पाए जाते हैं, उनको ले आया जाएगा और इस जगह पर गढ़चिरौली में जो संयंत्र है वो लगाया जाएगा, और वहां से उसको प्रोसेस करने का काम होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर्यावरणीय प्रभाव का भी है। इतनी बड़ी मात्रा में अगर वृक्ष कटेंगे तो पर्यावरण पे नकारात्मक असर पड़ना स्वाभाविक है। उसके लिए क्या बात यहाँ पर तय की गई है? तो देखिए, 1.23 लाख पेड़ों की कटाई हो रही है। कोई 1, 2, 4, 10, 20 पेड़ नहीं है, अपने आप में एक बड़ी मात्रा है। तो परियोजना का एक हिस्सा, दूसरी चिंता की बात यह भी है कि यहाँ अगर आप देखें, फिर से आप मैप पर आ जाइए, यहाँ देखिए 2 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यह तैडोबा अंधेरी, और दूसरा आपका है इंद्रावती बाघ अभयारण्य, इसी के पास में ही है। यहाँ पर और स्पष्ट हो रहा है, यह है छत्तीसगढ़ का हिस्सा जहां पर इंद्रावती नेशनल पार्क है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ठीक इस जगह पर गढ़चिरौली के पास ही आपको तैडोबा अंधेरी। अब ये 2 जो है आप टाइगर जो कॉरिडोर है उसके अंतर्गत का जो क्षेत्र है वो भी यहीं पर है, वो भी प्रभावित होगा। तो ताडोबा और इंद्रावती का जो बाघ अभयारण्य को कॉरिडोर यानी जो जोड़ने का हिस्सा है वो भी यहीं पर पड़ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यहाँ भी प्रतिकूल प्रभाव उसका देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की जो स्थायी समिति है उससे भी अनुमति लेनी होगी। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड
एक वैधानिक निकाय है जिसका कि गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2003 में किया गया था। मूलतः हालांकि 1952 में ही अगर आप देखेंगे तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड जो बना था उसी के पुनर्गठन को करते हुए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है NBWL को बनाया गया था। तो उसी की एक स्थायी समिति भी होती है और उसी की स्थायी समिति जो होती है इसके कार्यों को क्या करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो स्थायी समिति है उससे भी यहाँ पर अनुमति हालांकि लेनी होगी। अब पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सतत विकास का यहाँ पर रोल आ जाता है। पर्यावरणीय जिम्मेदारी का मतलब कि इन्वायरमेंट जो है उसको नुकसान न पहुंचे, इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो था, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था, उसमें कुछ प्रावधान किए गए और उस प्रावधान के तहत ही कहा गया कि अगर आप कोई ऐसी गतिविधि करते हैं जो गैर वानिकी उद्देश्य के लिए हो, यानी कि वनों के से संबंधित, आपका वनों के कल्याण से संबंधित उद्देश्य नहीं है बल्कि गैर वानिकी उद्देश्य है, तो उसमें कहा गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में कहा गया कि इसमें खनन या अवसंरचना यानी खनन या इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप विकास करते हैं वो भी गैर वानिकी उद्देश्य के लिए करते हैं तो वन भूमि का जितना आप उपयोग करते हैं उसके बदले में वन भूमि का जितना नुकसान होता है गैर वन भूमि में उतने उसके दुगने के बराबर भूमि में उतना ही वन आप लगाएंगे। यानी जितने वृक्ष आप यहाँ पर काटेंगे उस जो गैर वन भूमि है वहां पर जाके इसके दुगने वृक्ष को आप लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर 1.25 लाख वृक्षों का नुकसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगभग 3 लाख वृक्षों का नुकसान, 2.5 लाख वृक्षों को गैर वन भूमि में लगाना होगा। ये क्या कौन कहता है? तो ये पर्यावरणीय जिम्मेदारी कहती है जो कि तय की गई है किसके तहत? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। दूसरा सतत विकास, यानी कि विकास की परिभाषा ही यह है कि अगर हम विकास करना चाहते हैं तो पर्यावरण के उसके बलिदान के उस पर नहीं करना चाहिए, उसकी कीमत पर नहीं करना है, बल्कि पर्यावरण के विकास के साथ साथ हम विकास करते हैं, यानी पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास करते हैं, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास करते हैं। तो ये रास्ता यहाँ पर चुनना जरूरी है। तो चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए यहाँ पर इसी के अनुसार शर्तें रखी गई हैं ताकि सतत विकास की राह भी आसान हो और ये डेवलपमेंट भी हो सके। अब इसके लिए क्या करना होगा? जो रत्नागिरी है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर चिपलून जो जगह है वहां पर प्रतिपूरक वनीकरण, यानी कि जिसकी बात अभी की गई है पर्यावरणीय जिम्मेदारी के तौर पर, वहां पर इतने वन लगाने होंगे जितने का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो इस चीज को यहाँ पर इसमें प्रस्तावित किया गया है। फिलहाल ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर सरकार बनाम जनजातीय, ये दो पक्ष उभर कर आते हैं, दोनों के अपने अपने तर्क है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जनजातीय तर्क क्या है, जनजातीय और सामाजिक तर्क क्या है, वहां के लोगों के तर्क क्या है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, चूंकि वन का क्षेत्र है तो यहाँ पर जो लोगों की संख्या है आदिवासी बहुल संख्या है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं और उनका ये कहना है कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है, यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों को यह कानून क्या करता है? अधिकार देता है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों यानी OTFD को, कि वनों पर उनका अधिकार है, पारंपरिक अधिकार है, जो कि सदियों से वनों में रहते हैं और चूंकि इनकी डिपेंडेंसी, इनकी निर्भरता भी वनों के ऊपर है। तो आदिवासी समुदायों ने पहले भी इस परियोजना का विरोध इसी आधार पर किया है कि हमारी डिपेंडेंसी इस पर है, पारंपरिक रूप से हमें यह अधिकार कानून भी देता है, तो हमारी जगह है, हमारा जो क्षेत्र है उसको हमसे छीना नहीं जा सकता है। तो इस आधार पर इसका विरोध इन्होंने पहले भी किया है। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि हमारी जो पारंपरिक जीवन शैली है, चूंकि पूर्ण रूप से वनों पर निर्भरता है, वो प्रभावित होगी। जल हो या जंगल हो या जमीन हो, उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं ये नकारने की बात होगी कि यहाँ पर बिना इनके समर्थन के या बिना इनकी सहमति के अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसलिए इनका विरोध यहाँ पर किया जाता है। और साथ साथ अगर हम बात करें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए दिसंबर 2016 में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई, हिंसक घटनाएं हुई, जिसके अंतर्गत 69 ट्रकों में और 3 मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया था। जहां पर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी शुरू में पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पर जब आप इस डिस्ट्रिक्ट की बात जब हम कर रहे थे, मैप में देख रहे थे, तो गढ़चिरौली की बात हम जब कर रहे थे, यहीं पे जो पहाड़ियां थी जहां से लौह अयस्क आते हैं, वहां पर जब खदान थी उसका जो पट्टा था, वो पट्टा उसकी नीलामी 2007 में ही हो गई थी, लेकिन 2007 से 2016 का सफर तय हुआ, वहां वो कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ, खनन का काम शुरू नहीं हुआ। वो शुरू हुआ कब? 2016 में शुरू हुआ, लेकिन हमलों के कारण बार बार ये काम रुकता रहा, तो ये काम बाधित हुआ इनके विरोध के कारण, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहीं ना कहीं इसमें एक्टिव हो गया। अब क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? तो ये सशस्त्र क्रांति की बात करते हैं और सरकार की जो व्यवस्था होती है उसको पलटने की बात करते हैं और माओवादी सिद्धांत पर
आधारित होता है और साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं, तो इसी सिद्धांत पर इसी राज्य की ये वकालत करते हैं। और LWUE की अगर बात करें, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की अगर बात करें, तो दुनिया भर में इसको माओवादी के नाम से जाना जाता है और भारत में नक्सलवादी के नाम से, नक्सलवादी मूवमेंट के तौर पर इसको जाना जाता है। नक्सलवाद अगर भारत के संबंध में बात करें तो बंगाल के आप देखेंगे, जो पश्चिम बंगाल है, वहां का नक्सलबाड़ी जो गांव है उसी के नाम से यह शब्द निकला है। और शुरुआत इसकी एक स्थानीय जमींदार के द्वारा एक किसान की पिटाई से हुई थी। फिर धीरे धीरे ये आप देखेंगे तो पूर्वी जो राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, जैसे कम विकसित क्षेत्रों में धीरे धीरे इसका विस्तार हो गया। यानी कि एक छोटे से भूमि विवाद से लेकर इसका विस्तार एक आंदोलन के रूप में हुआ। और देखिए, सरकार का भी इसमें पक्ष है। सरकार क्या कहती है उसको भी देखना जरूरी है। सरकार ये कहती है कि जो गढ़चिरौली जिला है ये काफी पिछड़ा जिला है और ऐसी दशा में यहाँ का औद्योगिक विकास न होना एक बड़ी बाधा है, जिससे यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से वंचित है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सुविधाओं का विकास यहाँ नहीं हो सकने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो गढ़चिरौली जिले में सरकार ने जिला खनिज प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अथॉरिटी भी बनाया है, ताकि खनिज संसाधन जो भी यहाँ के हैं उसका मैनेजमेंट किया जा सके। और यहाँ पर जो लौह प्रसंस्करण संयंत्र को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, इसकी दिशा में बढ़ता एक कदम के तौर पर इसको कहा गया है कि इसी की अगली कड़ी के रूप में उसको बताया जा रहा है। सरकार का मानना यह है कि उद्योग और विकास ही जो नक्सलवाद है उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि गढ़चिरौली जो जिला था उसकी अगर बात करें तो यहाँ नक्सलवाद बहुत प्रभावी ढंग से कभी यहाँ पर हावी हुआ करता था। लेकिन आज के समय में उनका ये कहना है, चूंकि जब नए साल की शुरुआत हुई थी, पहले दिन ही गढ़चिरौली पहुंचे थे महाराष्ट्र के सीएम, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 11 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया था, एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 32 किलोमीटर लंबी बस सेवा की शुरुआत भी उन्होंने की थी। साथ ही साथ यहाँ पर औद्योगिक संयंत्र और अस्पताल, CBSE स्कूल्स का शिलान्यास किया गया था और घोषणा भी इन्होंने की थी कि गढ़चिरौली अब नक्सल मुक्त है और दक्षिण भी, यानी उत्तर का जो हिस्सा है नक्सल मुक्त है और दक्षिण भी जल्द ही मुक्त होगा। कहने का मतलब कि कुछ एक हिस्से इसके ऐसे हैं जो अभी वहां पर कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हैं। तो इनका ये कहना है, सरकार का मानना है कि विकास ही एक ऐसा माध्यम है जिससे नक्सलवाद का अंत यहाँ पर संभव है। अब नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में अगर हिंसक घटनाओं को भी देखा जाए तो 2010 की तुलना में 2022 में ये एक आंकड़ा है। इस आंकड़े के अनुसार आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2022 में जैसे जैसे विकास की गति बढ़ी वैसे वैसे इसमें कमी आई। 77% की कमी दिखाई देती है। साथ ही साथ सुरक्षा बल और नागरिकों की मृत्यु की संख्या अगर देखें तो 2010 से 2022 की तुलना में आपको दिखाई देगा लगभग 90% की कमी, जो कि ये बता रहा है कि विकास भी एक बड़ा कारण है। अब नक्सलवाद के कारणों पर भी ध्यान देना जरूरी है। वैसे तो ढेर सारे कारण इसके हैं, बताए जाते हैं, लेकिन 2 कारणों की चर्चा यहाँ समीचीन है। उन कारणों के आधार पर आप समझ सकेंगे कि दोनों के अपने अपने पक्षों को ये कारण पुष्ट करते हैं। जैसे सरकार का अपना पक्ष है, सामाजिक आर्थिक कारक को अगर देखें, यानी कि नक्सलवाद हमेशा अविकसित क्षेत्रों में ही फूलता फलता और पनपता है। तो ऐसी दिशा में जहां पर गरीबी अधिक होती है, उन लोगों को कुछ पैसों के लालच में या अपने तरफ मोटिवेट करने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन इसका कारण होता है। आदिवासी और दलित समुदायों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है और उसका फायदा उठाते हुए ये देखा जाता है कि वहां पर नक्सलवाद जैसी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सेवा नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सरकार ये कहती है कि सामाजिक आर्थिक कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए इसको अगर ठीक किया जाएगा तो ये व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी। वहीं दूसरा एक पक्ष ये भी है कि भूमि अधिकार का जो विवाद है, यानी कि खनन एक ऐसा मुद्दा है, अगर आप देखें, और विकास परियोजनाएं ऐसी चीज है कि आदिवासियों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं खनन और विकास परियोजनाओं के माध्यम से जो आदिवासी पारंपरिक भूमि है उससे उन आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है। तो उनके जो अपने अधिकार हैं, जो उनको पारंपरिक रूप से उनको दिए गए हैं, वो जब विस्थापित होते हैं तो उन अधिकारों से वंचित अपने आप को महसूस करते हैं, तो उनमें गुस्सा और अन्याय की भावना पैदा हो जाती है। तो उनका भी, उनके अगर पक्ष को देखें तो ये एक कारण परिपुष्ट करता है। अब सवाल उठता है कि होना क्या चाहिए। तो देखिए, लोकतंत्र से ऐसी दशा में उनका मोहभंग हो जाता है और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक बीच का रास्ता निकालते हुए, यानी विकास भी जरूरी है लेकिन विकास उनके अधिकारों के या लोकतंत्र में अविश्वास के साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा करना चाहिए कि उनको शिक्षित भी करें, उनसे वार्तालाप करें, उनकी सहमति के साथ आगे बढ़े और लोकतंत्र से जो उनका मोहभंग हुआ है, कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली जो है उस लोकतांत्रिक प्रणाली में जनजाति आवश्यकताओं और शिकायतों के समाधान को भी स्थान मिले, ताकि विकास जो है वो सच मायने में, सही मायने में विकास कहला सके। तो इसमें ये बात भी ध्यान देने की जरूरत है कि विकास आवश्यक है लेकिन किसी की अधिकारों के कीमत पर नहीं,
दोनों के बीच के एक मध्यम मार्ग को, साथ ही साथ पर्यावरण जो कि एक वैश्विक समस्या है, इसको भी ध्यान में रखते हुए इस विकास को वास्तविक विकास में तब्दील किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि ISGS फाउंडेशन बैच की बात करेंगे। जयपुर में 9 जून से शाम 5 बजे, करोल बाग में 30 मई से सुबह 8 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। 8750187501 पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी भी ले सकते हैं। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न पर, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। केंद्र सरकार ने गढ़चिरौली जिले में किस कंपनी को लौह अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है? विकल्प आपके सामने है, टाटा स्टील, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, जिंदल स्टील या सेल। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर, पढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।